ओके, गुड इवनिंग बच्चों। और हम लोग अपना 10 कदम का एक नेक्स्ट सेशन चालू कर रहे हैं। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा कुछ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। इनमें से 10 क्वेश्चन में से पहले 10 क्वेश्चन हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के करेंगे, जो कि एक्चुअली प्लांट फिजियोलॉजी का आखिरी चैप्टर है। और उधर हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन करेंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन हम जूलॉजी में करेंगे एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन हम लोग करेंगे बेटा इन बॉटनी पोर्शन। सो पहला पोर्शन हमारा बॉटनी पोर्शन है और इस बॉटनी पोर्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग जल्दी आ जाइए। तो अभी मेरे को गुड इवनिंग बोल रहे हैं भाई ज्योतिका चौधरी जी, मोहम्मद मुरसलीन जी और अनुराग पाठक, राहुल राव, अमिताभ राव, शिवम पाल, सूरज कसाउधन, निवेदिता शर्मा। तो नमस्ते बच्चा, आप सब लोग आते जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए, फिर हम लोग इस सेशन को चालू करते हैं। अगले 15 से 20 मिनट के अंदर इस सेशन को हम लोग पूरा करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। फॉलोइंग टिश्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन कंप्लीटली। यानी डी डिफरेंशिएशन का कौन सा प्रोडक्ट है जो पूरी तरीके से डी डिफरेंशिएशन से ही बना है? Yes, one is core cambium, another one is vascular cambium, third one is secondary xylem, चौथा है two of the above। आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। Which of the following tissue is the, इनमें से दिए गए टिश्यू में से कौन सा टिश्यू ऐसा है जो डी डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट है? डी डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट कौन सा है और कंप्लीट प्रोडक्ट होना चाहिए? core cambium, vascular cambium in dicot stem, secondary xylem, two of the above। ओके, चंद्रभान पटेल का आंसर फर्स्ट आया, राम शर्मा ने 3 कहा। ओके, इसके बाद एमएस ने भी 3rd कहा, निवेदिता शर्मा ने फर्स्ट कहा, प्राची आर्या ने फर्स्ट कहा। वेरी गुड, आप लोग के क्वेश्चन आने लगे। प्रिंस कुमार ने ए बोला, शिवम पाल ने ए बोला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पहले डी डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हैं। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनमें सेल डिवीजन का कैपेसिटी होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनना, पहली बार परमानेंट टिश्यू बनना, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ओके। और परमानेंट टिश्यू से अगेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनना, और अब की बार जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा दैट इज नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनना परमानेंट टिश्यू से, डिफरेंशिएशन का उल्टा है एंड दैट इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। तो पूछ रहे डी डिफरेंशिएशन से क्या बनता होगा? तो डी डिफरेंशिएशन से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनते हैं। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम बनते हैं तो बस में से ढूंढना है कौन सेकेंडरी मेरिस्टेम है। कॉर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम है, इसमें कोई डाउट नहीं। वेस्कुलर कैम्बियम भी सेकेंडरी मेरिस्टेम है, लेकिन पूरा नहीं। क्यों? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है, दिस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये प्राइमरी नेचर की होती है, और बाकी कैम्बियम, बाकी ये बेटा सेकेंडरी नेचर की होती है। और मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर पूछा जो कंप्लीट डी डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट हो। तो ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर दिया है ना, 3rd ऑप्शन सेकेंडरी जाइलम। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। सेकेंडरी जाइलम इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ जब भी होती है ये रीडिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट होती है। तो 3rd तो हो ही नहीं सकता था। हो यूँ सकता था कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को लगाकर आप 4 करते, लेकिन 4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 में जो वेस्कुलर कैम्बियम स्टेम की है वो पूरी तरीके से सेकेंडरी नहीं है, उसका अंदर वाला प्राइमरी है, बाहर वाला सेकेंडरी है। इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? कॉर कैम्बियम। जिन लोगों ने इसका आंसर फर्स्ट लगाया था, बधाई हो भाई, आपका सही है। सोचने का तरीका देखते जाओ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनना, इट इज डिफरेंशिएशन। परमानेंट टिश्यू से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनना, इट इज डी डिफरेंशिएशन। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से फिर से परमानेंट टिश्यू बनना, इट इज नोन एज री डिफरेंशिएशन। तो याद रखना, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, ये 3 हेडिंग है, और इनमें से डी डिफरेंशिएशन से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनते हैं। कॉर कैम्बियम इसका सही एग्जाम्पल है। तो बधाई हो जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया। ठीक है भाई, बहुत सारे लोगों का सही था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ध्यान से देखिए, 10 का दम क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं बेटा, इनमें थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ये इतने सिंपल नहीं होते क्योंकि हम लोगों ने बनाए हैं ऐसे क्वेश्चन कि आप थोड़ा फंसे। तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को खूब अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल प्लांट सोर्स ऑफ काइनेटिन, और काइनेटिन का उन्होंने नाम दिया N6 परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन, यानी इस काइनेटिन का कौन सा नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट है। नंबर 1 इज कॉर्न, कॉर्न से मिल सकता है जिएटिन के फॉर्म में, कोकोनट वाटर से मिल सकता है, यस मिल सकता है, और बोथ हो सकता है, इसका आंसर नन हो सकता है। आंसर जल्दी जवाब दीजिए, मैं क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहा हूँ। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल प्लांट सोर्स ऑफ काइनेटिन। साक्षी सिंह का आंसर आया है डी सर, नन। अच्छा, आशीष राठौर का आंसर आया बोथ सर, मतलब थर्ड। ओके, मोहम्मद नदीम का आया थर्ड, उमेश यादव का आया फोर्थ, प्रिंस कुमार का थर्ड आया, जितेंद्र मौर्य का थर्ड आया, आशीष राठौर का भी थर्ड आया। ओके, ज़्यादातर लोग इसका आंसर थर्ड दे रहे हैं, शाबाश बच्चों। सूरज कसौदन का फोर्थ आया। अच्छा, प्राची आर्या ने कहा आई डोंट नो सर, पता नहीं क्या है। ओके, तो प्राची आर्या जी, अब आपको यही होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क को ध्यान से समझिए। आप साइटोकाइनिन में जा करके पढ़ने की कोशिश करिएगा कि साइटोकाइनिन कितने प्रकार के होते हैं। खैर, ये सबके लिए होमवर्क है, सब लोग करेंगे। अब ध्यान सुनो, जो ये काइनेटिन है, ये जो काइनेटिन है जिसका नाम है N6 परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन, इट इज हैरिंग स्पर्म डीएनए, हैरिंग स्पर्म डीएनए से निकाला गया। और इस हेरिंग स्पर्म डीएनए की हम लोगों ने ऑटोक्लेविंग की थी। तो ऑटोक्लेविंग ऑफ हेरिंग स्पर्म डीएनए से N6 परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन निकाला गया। अब हेरिंग एक मछली है, फिश है, और मैं आपको बता दूं काइनेटिन के सोर्स कभी भी प्लांट सोर्स नहीं है। ये बात एनसीईआरटी में लिखी है और यही होमवर्क है। काइनेटिन का देयर इज नो नेचुरल प्लांट सोर्स, नो नेचुरल प्लांट सोर्स, प्लांट सोर्स इसका नहीं है। पर आपको याद रखना पड़ेगा, काइनेटिन से मिलते जुलते लोगों का प्लांट सोर्स हो सकता है, जैसे जिएटिन। तो मैंने जिएटिन के बारे में पूछा ही नहीं, मैंने आपसे पूछा काइनेटिन का कोई प्लांट सोर्स है कि नहीं है। यस, नन, देयर इज नो प्लांट सोर्स ऑफ काइनेटिन। इसका आंसर फोर्थ होगा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर फोर्थ लगाया वो सही है। और ये होमवर्क है, ये आपको ढूंढ के लाना है कहां पर लिखा है कि काइनेटिन का नेचुरल प्लांट सोर्स नहीं है। ये एनसीईआरटी से ढूंढना है और आपको करना है। सो वेरी गुड। जिन जिन लोगों का आंसर फोर था, जिन जिन लोगों का आंसर फोर था, उन लोगों का आंसर सही है। याद रखना, एनसीईआरटी ने इसके बारे में बोला भी है। यस, कभी कोई ये बोले कि बताओ साइटोकाइनिन का प्लांट सोर्स है कि नहीं, देखना कंफ्यूज मत होना, साइटोकाइनिन का प्लांट सोर्स है कि नहीं। यस, साइटोकाइनिन में जिएटिन भी आते हैं और साइटोकाइनिन में काइनेटिन भी आते हैं। तो याद रखना, जिएटिन का तो प्लांट सोर्स है। तो अगर मैं अगली बार क्वेश्चन ये बनाऊं कि ये बताओ साइटोकाइनिन के नेचुरल प्लांट सोर्स होते हैं, यस, जैसे कि जिएटिन। पर मैं अगर ये बनाऊं कि काइनेटिन का प्लांट सोर्स होता है कि नहीं, तो बोलो नहीं सर, ये प्लांट सोर्स नहीं होता। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस है। ओके, साक्षी सिंह ने कहा कि सर साइटोकाइनिन इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम। नो, इट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ एंजाइम, इट इज प्लांट हार्मोन। अच्छा, अब कोई क्रेजी बीट है, वो कह रहे कोकोनट वाटर। पगले, कोकोनट वाटर में भी जो होगा वो साइटोकाइनिन हो सकता है, साइटोकाइनिन हो सकता है, लेकिन काइनेटिन नहीं हो सकता। और मैंने क्वेश्चन काइनेटिन का पूछा है, साइटोकाइनिन का नहीं। साइटोकाइनिन में तो जिएटिन भी एक साइटोकाइनिन है, उसका प्लांट सोर्स होता है। ओके, तो आप इसका आंसर लगाएंगे नन, और यही आपका होमवर्क है। ये आप एनसीईआरटी से ढूंढ करके पढ़ करके मुझे बताएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आया तीसरा। अगला भाई क्वेश्चन ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन अलोंग विथ ऑक्सिन यूज्ड इन माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन में कौन सा हार्मोन है जो ऑक्सिन के साथ यूज किया जाता है। नंबर 1 इज साइटोकाइनिन, नंबर 2 इज जिब्रेलिन, नंबर 3 इज इथाइलिन, नंबर 4 इज 2 ऑफ द अबव। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रद्युमन कांत इज 1, जोएब खान इज 1, ओके, विकास वर्मा ने बोला 1, ओके, जितेंद्र कुमार ने 1, आशीष राठौर ने कहा साइटोकाइनिन, ओके, निवेदिता शर्मा ने कहा 1,
ज्योतिका चौधरी ने कहा 1, कृष्ण राव ने कहा 1, विशाल शर्मा ने कहा 1। वेरी गुड, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस मैंने माइक्रो प्रोपेगेशन पूछने की कोशिश की। ये कब होता है? टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर में हम लोग जो एक्सप्लांट होता है पौधे का, वो पार्ट जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं। और जब न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं तो वहां पर कैलस से हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस करते हैं। तो 2 हार्मोन चाहिए, एक चाहिए ऑक्सिन, दूसरा चाहिए साइटोकाइनिन। हमने आपको बोला है ऑक्सिन के साथ दूसरा कौन यूज होगा? बिल्कुल सही है, साइटोकाइनिन यूज होगा। मुबारक हो, सारे लोगों का जवाब सही था। तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन आया, इसको ध्यान से दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रासेलुलर फैक्टर एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू जीए? जीए मतलब जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक हमें पता लगाना है, पर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही ढंग से पढ़िएगा वरना मामला बिगड़ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रासेलुलर फैक्टर एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू जीए? इट इज नोन एज एब्सिसिक एसिड, ABA, 2,4-D, साइटोकाइनिन, नन ऑफ द दीज। इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। चलिए मैं आपके क्वेश्चन आंसर का वेट करता हूं। ओके, निवेदिता शर्मा ने कहा सर फर्स्ट होगा, मोहम्मद पटेल ने कहा फर्स्ट होगा, गीता देवी ने कहा डी होगा, प्रिंस चौधरी ने कहा नन ऑफ दीज होगा, राहुल निषाद ने फर्स्ट कहा, निवेदिता शर्मा ने 1 कहा, नदीम सुहेल ने फर्स्ट कहा, सूरज कसौसन ने थर्ड कहा साइटोकाइनिन, बाप रे। शिवम पाल ने फर्स्ट कहा, मोहम्मद रदीम ने फर्स्ट कहा, शिवम पाल ने फर्स्ट कहा, MS ने फर्स्ट कहा। बेवकूफ़ों, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, यहाँ लिखा हुआ है इंट्रा सेलुलर फैक्टर, यानी इसका मतलब यह है कि आप प्लांट सेलुलर को, प्लांट हार्मोन को इंट्रा सेलुलर समझ रहे हो। नहीं, प्लांट हार्मोन आर इंटर सेलुलर फैक्टर। हमेशा याद रखना, जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो हमेशा इंटर सेलुलर फैक्टर होते हैं, नॉट द इंट्रा सेलुलर, इंटर सेलुलर। तो आपने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, और इस हिसाब से आपको मालूम चलना चाहिए कि इंट्रा सेलुलर फैक्टर जो होते हैं वो जेनेटिक्स से रिलेटेड होते हैं। दे आर रिलेटेड विद द जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स अगर कभी भी कोई फैक्टर देती है तो वो इंट्रा सेलुलर फैक्टर होती है, और यहाँ जेनेटिक्स के बारे में कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो आपको कैसा भी लगा हो, आप कितना भी परेशान हुए हो, यस, इसका क्वेश्चन सही क्वेश्चन होगा नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि यहाँ इंट्रा सेलुलर लिखा है और प्लांट हार्मोन हमेशा इंटर सेलुलर होते हैं। तो मैंने फिर कहा था लैंग्वेज सही से पढ़ना, नहीं मुश्किल में आओगे, आप लोग उसको समझ ही नहीं पाते। चलिए आपकी बार फिर से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और बताइएगा कि क्या सही है। ओके, हेट्रोफिलस डेवलपमेंट ड्यू टू डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ called plasticity. This statement is true for cotton, coriander and buttercup, buttercup only, all of the above. हेट्रोफिलस डेवलपमेंट यानी हेट्रोफिली हो रही है, 2 प्रकार की पत्तियां हैं, एक चौड़ी पत्तियां हैं और एक हेयर लाइक पत्तियां हैं, और ये दोनों पत्तियों में डिफरेंस, कभी चौड़ी पत्तियां बनी कभी हेयर लाइक पत्तियां बनी, ये दोनों पत्तियां अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में बन रही हैं। तो बताइए ऐसा कहाँ पर होता है? कॉटन में, कोरिएंडर में, बटरकप में, ऑल ऑफ द अबव। यस, राम शर्मा थर्ड, बटरकप बोल रहे, उमेश यादव थर्ड, ओके, राहुल राव डी बोल रहे हैं, विनय सिंह 2 बोल रहे, कोरिएंडर एंड बटरकप, ओके, उमेश यादव डी बोल रहे, राहुल राव डी बोल रहे, राठौर ओके, क्रेजी बीट्स 2 बोल रहे, कोरिएंडर एंड बटरकप, नदीम सोहेल 4 बोल रहे, ऑल ऑफ द अबव, अम्बुस थर्ड बोल रहे, नूरे सदफ सेकंड बोल रही हैं। इसका मतलब है आप सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, और जब भी किसी क्वेश्चन में आंसर अलग अलग आए मैं उस क्वेश्चन को सही मानता हूं। अरे बेवकूफ़ों, हेट्रोफिली, ध्यान सुनना, हेट्रोफिली यानी अलग अलग पत्तियां। बटरकप में, बटरकप में कब पाई जाती हैं? ऊपर का एनवायरनमेंट है एरियल और नीचे का एनवायरनमेंट है एक्वेटिक। एरियल एनवायरनमेंट में पत्तियां चौड़ी होती हैं, और बेटा एक्वेटिक एनवायरनमेंट की पत्तियां हेयर लाइक होती हैं, ऐसा बटरकप में होता है। तो बटरकप में 2 प्रकार की पत्तियां पाना ड्यू टू डिफरेंट एनवायरनमेंट है, ड्यू टू डिफरेंट एनवायरनमेंट।
इट इज ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंट बेवकूफों। और हमने पूछा क्या है, ड्यू टू डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। तो बटर कप में तो डिफरेंट एनवायरमेंट की वजह से होता है, तो बटर कप तो आंसर में आ ही नहीं सकता। अब बताओ क्या कॉटन में डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में होता है? यस, डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ का मतलब है चौड़ी पत्तियां होती हैं जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज में, याद रखना, और हेयरी पत्तियां होती हैं रिप्रोडक्टिव फेज में। तो दोनों फेजेस अलग हैं। तो जब डिफरेंट फेज की बात आए तो कॉटन, कोरिएंडर और लार्क्सपर, याद रखना, कॉटन इसके साथ कोरिएंडर और इसके साथ लार्क्सपर, ये तीनों एग्जाम्पल हो सकते थे। अब इसमें बटर कप था, इसमें बटर कप था, ये दोनों हो नहीं सकते, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। तो आंसर बटर कप होगा, सॉरी आंसर कॉटन होगा और इसका जवाब केवल कॉटन होगा। तो क्वेश्चन इज, हाँ, तो निवेदिता शर्मा कह रही है कि बटर कप में ड्यू टू इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली होती है। यस निवेदिता जी, और मैंने इन्वायरमेंटल से डिफरेंट इन्वायरमेंट में हेट्रोफिली होना नहीं पूछा, मैंने पूछा ड्यू टू डिफरेंट फेज, नॉट ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंट। मैं मानता हूं बटर कप में होती है हेट्रोफिली, पर हेट्रोफिली थोड़ी ना पूछी गई है, पूछी गई हेट्रोफिली ड्यू टू डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ, यानी बचपन में अलग और बेटा रिप्रोडक्टिव फेज में अलग। ऐसा किस में होता है? ऐसा कॉटन, कोरिएंडर और लार्क्सपर में होता है। बटर कप में तो केवल किस में होता है? बटर कप में तो तब होता है इन्वायरमेंट की वजह से होता है। इस वजह से गलती हुई आपसे और इस वजह से क्वेश्चन गलत हुआ। आंसर इसका आएगा कॉटन, कॉटन ओनली। पांचवें का पहला ऑप्शन होगा, सही ढंग से समझ लो। गलती कहां हो रही है वो देखिए, अदरवाइज मामला बिगड़ता जाएगा। पांचवें क्वेश्चन के बाद आया छठा क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखिए, इस छठे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बास्ट फाइबर आर प्रेजेंट ओनली, ए ऑप्शन दिया है, एंड इसके बाद ए दिया, इसके बाद एंड आर फॉर्म बाई, किसकी वजह से बनते हैं ये भी दिया गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये बताना है, बास्ट फाइबर आर प्रेजेंट ओनली इन, तो ए में क्या भरा जाएगा और बी में क्या भरा जाएगा। बास्ट फाइबर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम किससे प्रेजेंट होते हैं और ये किससे बनते हैं? रीडिफरेंशिएशन, 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 रीडिफरेंशिएशन। तो आंसर क्या होगा? ए इज सेकेंडरी फ्लोएम, बी इज रीडिफरेंशिएशन। ए इज सेकेंडरी जाइलम, बी इज डी-डिफरेंशिएशन। आंसर बताइए। ए इज सेकेंडरी फ्लोएम, बी इज डी-डिफरेंशिएशन और प्राइमरी फ्लोएम री-डिफरेंशिएशन। अच्छा भाई, अमिताभ राव का आंसर आया फर्स्ट, एमएस का थर्ड, डी सिंगौर का थर्ड, राम शर्मा का फर्स्ट, प्रिंस चौधरी का सेकेंडरी फ्लोएम एंड री-डिफरेंशिएशन फर्स्ट। ओके, निवेदिता शर्मा जी का आंसर आया थर्ड। ओके, वेरी गुड। बेवकूफों, बास्ट का मतलब ही होता है फ्लोएम। और इट इज ए, यानी यहां पर आपको सेकेंडरी फ्लोएम में मिलेगा, सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि फाइबर हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ के प्रोडक्ट होते हैं। तो सेकेंडरी फ्लोएम पहला ऑप्शन हो गया। और दूसरा, इट इज फॉर्म बाय, इट इज रीडिफरेंशिएशन। अभी पढ़ाया था बेवकूफों, रीडिफरेंशिएशन क्या होता है? इतने जल्दी भूलोगे? रीडिफरेंशिएशन क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट, इट इज डिफरेंशिएशन। परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक, इट इज डी डिफरेंशिएशन। और मेरिस्टेमेटिक से फिर से परमानेंट, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा रीडिफरेंशिएशन से होती है। तो याद रखना, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। जो लोग भी इसका फर्स्ट नहीं समझ पाए हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ये भी आपका होमवर्क रहा। डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन को दोबारा पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए, नहीं मामला बिगड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जिब्रेलिक एसिड हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन। जिब्रेलिक एसिड किस तरीके के पौधों में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है? शॉर्ट डे प्लांट को अंडर लॉन्ग डे कंडीशन में, ओके, फॉर सेम प्लांट्स, यानी सम प्लांट, कुछ प्लांट में, इन लॉन्ग डे प्लांट अंडर शॉर्ट डे कंडीशन में। लॉन्ग डे प्लांट को अगर शॉर्ट डे कंडीशन में रख दिया जाए तो तब फ्लावरिंग करता है कि नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? क्योंकि ये एक बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसका जवाब दीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो मैं मानूंगा कि आप बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा रहे हैं। यस, जितेंद्र कुमार मौर्य सी, प्राची आर्या सी, मोहम्मद नदीम थर्ड, वेरी गुड, बहुत सही जवाब चल रहा है, एकदम सही है। जिब्रेलिक एसिड इट एक्ट लाइक, इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुद है, ये एक्ट करता है एज अ फ्लोरिजिन। और फ्लोरिजिन हार्मोन जो होता है ये फ्लावर जनरेटिंग हार्मोन है। इट एक्ट इन द लॉन्ग डे प्लांट अंडर शॉर्ट डे कंडीशन। अगर कोई पौधा लॉन्ग डे है और शॉर्ट डे कंडीशन में रखा गया है तो उसमें फ्लावरिंग कर सकता है। वेरी गुड, सो याद रखना, इन लॉन्ग डे प्लांट अंडर शॉर्ट डे कंडीशन में इट कैन फ्लावर। वेरी गुड, सबका जवाब ऑलमोस्ट सही था, बहुत बढ़िया। 7वें क्वेश्चन के बाद 8वां क्वेश्चन आया। Increase rate of respiration during ripening of fruit called as climactic respiration, respiratory climactic. This is due to, ये किसकी वजह से होता है, आप लोग ध्यान सुनो। यस, 8वें क्वेश्चन का जवाब चाहिए मुझे, जल्दी से बताइए। ड्यू टू फ्रूट फॉर्मिंग इथाइलिन इन मोर क्वांटिटी ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग, पहला ऑप्शन। फ्रूट फॉर्मिंग ऑक्सिन, फ्रूट फॉर्मिंग साइटोकाइनिन और फ्रूट फॉर्मिंग एब्सिसिक एसिड। क्या बात सही है? सिंपल जवाब है, हम सबको मालूम है, रेस्पायरेटरी क्लाइमेक्टिक होता है इथाइलिन हार्मोन से। तो इथाइलिन हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन रेस्पायरेटरी रेट को बढ़ा देगा। पहला ऑप्शन सही है, सारे लोगों को ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही था ना। 9वां क्वेश्चन, इसे देखिए और जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। यस, सब लोग जवाब दीजिए। व्हाट कॉजेज द ग्रीन प्लांट टू बेंड टुवर्ड्स लाइट एंड इट ग्रो? क्या होता है कि बेटा हरे पौधे जिधर से लाइट आ रही है उधर की तरफ ही मुड़ जाते हैं, ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, बताइए। बिकॉज द ग्रीन प्लांट नीड लाइट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, लाइट स्टिमुलेट द प्लांट सेल ऑन द लाइटेड साइड टू ग्रो फास्टर, ऑक्सीजन accumulated on the shaded side, because green plant are phototropic। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? यस, जवाब दीजिए, सारे लोग जवाब दीजिए। प्रिंस चौधरी का आंसर थर्ड आया, प्रद्युम्न कांत का थर्ड, बाकी लोगों का आंसर आया नहीं, जल्दी से बताइए, सारे लोग आंसर बताइए। विशाल शर्मा थर्ड, MS थर्ड, मोहम्मद नदीम थर्ड, वेरी गुड। देखिए सर, अगर एक प्लांट सीधा है और इस सीधे प्लांट में आपने सनलाइट डाली, इस सनलाइट की वजह से ऑक्सीजन बना, टिप में ऑक्सीजन बना, और ऑक्सीजन अगर शेडेड साइड में मूव किया, शेडेड साइड में, तो जिधर ऑक्सीजन मूव करेगा उधर की ग्रोथ ज्यादा होगी। ग्रोथ ज्यादा होगी इसका मतलब ये वाली साइड ज्यादा ग्रो करेगी, और अगर ये वाली साइड ज्यादा ग्रो करेगी तो इसका डायमीटर ज्यादा बढ़ेगा, इसका कम बढ़ेगा, और जिधर लाइट की तरफ होगा उसी तरफ बेंड कर जाएगा। इसका मतलब है ऑक्सीजन हमेशा शेडेड साइड पर अक्यूमुलेट होता है और इसी वजह से लाइट की तरफ मुड़ जाता है और ग्रोथ उधर ज्यादा होती है। वेरी गुड। 9वें क्वेश्चन के बाद 10वां और आखिरी क्वेश्चन है प्लांट बॉटनी का। वन ऑफ द कॉमनली यूज प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन टी प्लांट इज, टी प्लांट में कौन सा हार्मोन जरूरी है? क्योंकि टी प्लांटिंग में हम लोग हेज मेकिंग करते हैं। हेज मेकिंग मतलब झाड़ी जैसा बनाते हैं, तो हेज मेकिंग करने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? AB चाहिए, जिएटिन चाहिए, IAA चाहिए, इथाइलिन चाहिए? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, हेज मेकिंग के लिए कौन सा जवाब है? अनुराग मिश्रा थर्ड, महजबीन फातिमा थर्ड, रामी गुप्ता थर्ड, जोहेब थर्ड, अनुराग मिश्रा थर्ड, अमिताभ राव थर्ड, प्राची आर्या थर्ड, ओके, विवेक कुमार थर्ड, कृष्ण राव थर्ड, विशाल शर्मा थर्ड, जोहेब कॉम IA थर्ड, ओके, साक्षी ने B बोला है, बाप रे बाप, साक्षी B बोली, बाकी सब लोग थर्ड बोल रहे हैं। बेवकूफ़ों, मैं जानता हूं तुम इसका आंसर थर्ड क्यों दे रहे हो, क्योंकि टी प्लांटेशन के बारे में, हेज मेकिंग के बारे में ऑक्सिन में दिया गया, पर ऑक्सिन में क्या दिया गया ये तुमने नहीं देखा। NCERT में ऑक्सिन में क्या दिया गया है तुम लोगों ने देखा ही नहीं। ऑक्सिन करता है एपिकल डोमिनेंस, याद रखना, एपिकल डोमिनेंस,
और जब भी कभी कहीं पर भी एपिकल डोमिनेंस होगा, पौधा लंबाई में बढ़ेगा, एपिकल बड बढ़ेगी। एपिकल बड क्या बड़ी होती है? जो बेटा एपेक्स में पाई जाने वाली बड है वो बढ़ेगी। और अगर पौधा लंबाई में बढ़ा तो झाड़ियां नहीं बनेगी। तो होगा क्या? हमें अपनी एपिकल बड को काटना पड़ता है। काटने की वजह से बेटा यहां पर ब्रांचेस बनती हैं, और ब्रांचेस जितनी ज्यादा बनेगी हैज उतना ज्यादा बनेगा। तो याद रखना, एपिकल डोमिनेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सिन, और हमें एपिकल डोमिनेंस खत्म करना है। एपिकल डोमिनेंस खत्म करने के लिए हम लोग प्रोसेस करते हैं डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ दिस एपेक्स, और हम लोग एपेक्स को रिमूव कर देते हैं डीकैपिटेशन करके। या फिर हम कोई ऐसा हार्मोन डालें जो ऑक्सिन का विरोध करे एपिकल डोमिनेंस में। तो एपिकल डोमिनेंस को विरोध करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन, और सारे के सारे बुद्धू चंद ने मिल करके जवाब इसका ऑक्सिन देना चालू किया। आइए, जबकि इसका आंसर होगा जियाटिन, क्योंकि जियाटिन जो होता है वो एपिकल डोमिनेंस का विरोध करता है, अपोज करता है। तो जो बेटा एपिकल डोमिनेंस का अपोज करेगा दैट विल बी द आंसर। और आप लोग इनको हल्के में ले लेते हो। एक दो क्वेश्चन में सिंपल डालता हूं, तुम्हें लगता है सब क्वेश्चन सिंपल ही। फिर से सुन लो, ऑक्सिन नाम के टॉपिक में, ये भी लो होमवर्क है तुम्हारा, ऑक्सिन नाम के टॉपिक में ऑक्सिन नहीं करता टी हेज मेकिंग, बल्कि लिखा गया है डीकैपिटेशन। व्हाट इज डीकैपिटेशन? रिमूवल ऑफ एपिकल बड, काट देना एपिकल बड को, या फिर ऑक्सिन का विरोध करने वाला हार्मोन। और ऑक्सिन का विरोध करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। किसके लिए? एपिकल डोमिनेंस के लिए। तो इसलिए अगर आपको हेज मेकिंग करनी है तो हेज मेकिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप जियाटिन, याद रखना, जियाटिन डालें, क्योंकि ये एपिकल डोमिनेंस का विरोध करता है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन आपके सामने मैंने अभी अभी करे, और अब आप लोग मुझे लिख करके बताएं। मेरे पास आपका फोन है, मैं देख रहा हूं कितने लोगों के कितने क्वेश्चन है, सब लोगों में कितने लोगों के 10 में 10 सही, कितने सही हुए। तो बताइए कितने क्वेश्चन 10 में से आप लोगों ने सही किए। इसके बाद हम ज़ूलॉजी वाला पोर्शन चालू करते हैं, जल्दी बताइए। यस साक्षी का केवल ये क्वेश्चन सही था, केवल साक्षी ने जवाब एकदम सही दिया था, बिल्कुल सही कहा आपने। बाकी सारे लोगों का क्वेश्चन गलत था। तो कुछ लोगों के 7 हैं, सूरज के 7, MS के 8 हैं 10 में से, बिलाल के 7 सही हैं, निवेता शर्मा के 6 सही हैं, प्रद्युम्न कांत के 7 सही हैं, बिलाल के 7। रामी गुप्ता ने कहा है कि मैंने सेशन को लेट ज्वाइन किया। रामी भाई टाइम से आओ, 4 से 5 के बीच में सेशन चलता है। अगर आपको लगता है मैं थोड़ा सेशन लेट कर दूं तो तुम मुझे बता देना, मैं उसको सेशन को टाइमिंग बढ़ा दूंगा। सबको शामिल होना चाहिए। साक्षी के 9 में 10, प्रिंस चौधरी के 7 में 10, निवेदिता दुखी होने की जरूरत नहीं है, सीखना चाहिए। मोहम्मद जावेद पासा के 6। चलिए अब रामी, अगले 10 क्वेश्चन के बाद मैं फिर से पूछूंगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए। आइए अगले 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए मेरे साथ। ओके, तो अब अगले 10 क्वेश्चन जूलॉजी से आ रहे हैं और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आ रहे हैं। आइए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, और इसे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट आउटसाइड द टेस्टिस? इनमें से कौन सा ऐसा पोर्शन है जो टेस्टिस के बाहर पाया जाता है? यस, इंटरस्टिशियल सेल पहला, रेटी टेस्टिस दूसरा, वासा एपरेंसिया तीसरा, वासा डिफरेंसिया चौथा। इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस के बाहर का स्ट्रक्चर है? यस, साक्षी मिश्रा का आंसर 3rd, ओके, शिवम राव का 4th, साक्षी सिंह का 4th, ओके, नैन्सी कुमारी का 4th, ओके, महजबीन फातिमा का 4th। ज्यादातर लोगों का 4th जवाब आ रहा है। अब ध्यान से देखो, आपको बताया गया था जो टेस्टिस होते हैं उनमें बहुत सारे टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। ये रहे वो कंपार्टमेंट, ओके। इन कंपार्टमेंट में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। ये रहे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंजर्व करके यहाँ पर रेटी टेस्टिस बनाते हैं। रेटी टेस्टिस से बेटा वासा एपरेंसिया और एपिडिडाइमिस बनती है, और एपिडिडाइमिस के बाद वासा डिफरेंसिया बनती है। तो ये जो बेटा एपिडिडाइमिस तक का स्ट्रक्चर है, इट इज इनसाइड द टेस्टिस, ये टेस्टिस के इनसाइड है।
और वासा डिफरेंशिया जो है, वासा डिफरेंशिया है आउटसाइड द टेस्टिस है। तो याद रखना ऑप्शन 4 इसका सही होगा। लगभग सारे ही लोगों का ये जवाब सही है। अच्छा लगा क्योंकि आप ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सही ढंग से पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसे ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेसरी डक्ट कंट्रीब्यूट लीस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टिवली टू द सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा यानी सीमेन में सबसे ज्यादा, सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका है और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। विच इज द आंसर, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? यस, लीस्ट किसका है और मोस्ट किसका है, ये जवाब देने हैं। यस, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड पहला ऑप्शन है, प्रद्युमान कांत ने कहा। अच्छा, तो सुजीत पांडे ने कहा 3rd, विकास ने कहा 4, ओके, साक्षी सिंह ने कहा 4, ओके, प्रद्युमन कांत ने कहा ए, ऑल सीरीज ने कहा 1, मोहम्मद नदीम ने कहा 1st। अच्छा, सब लोग अपना अपना जवाब दे रहे हैं। तो भाइयों बहनों, पहले मैं आपको तीनों ग्लैंड के नाम बता दूं। पहली है बेटा सेमाइनल वेसाइकल, ये पहली ग्लैंड का नाम है। दूसरी ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरी ग्लैंड का नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, सीमेन में 60% बेटा सेमाइनल वेसाइकल का रोल होता है, 30% रोल जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का रोल होता है, बाकी 10% उसमें स्पर्म होते हैं जो कि टेस्टिस से आते हैं। तो फिर सर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या होता है? इसका लीस्ट बहुत कम बेटा उपयोग होता है सेमाइनल प्लाज्मा में, और ये लुब्रिकेशन के काम आती है खाली। इट ओनली हेल्प इन द लुब्रिकेशन। तो लीस्ट के लिए जवाब होगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और मोस्ट के लिए होगा बेटा सेमाइनल वेसाइकल। तो इस तरीके से चौथा आंसर करेक्ट होगा, बाकी आंसर गलत थे, और जितने लोगों ने 2nd, 1st, 3rd दिया था वो आंसर गलत थे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा 4th, और इस तरीके से 2nd का 4th ऑप्शन सही हो गया। आगे चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और बताइएगा। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है आपके हिसाब से, आप बताएंगे। ओके, अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज द करेक्टर ऑफ ऑल ह्यूमन मेल एंड फीमेल, पहला ऑप्शन। वेजाइना इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंड। fallopian tube, uterus, cervical canal and vagina together constitute the birth canal and all। इनमें से कौन सा गलत ऑप्शन है ये हमें बताएंगे आप लोग। यस, तो साक्षी सिंह ने दिया 4th, प्रद्युम्न कांत ने आंसर दिया 4th, नैन्सी कुमारी ने दिया 4th, संदीप मिश्रा ने दिया 4th, विवेक कुमार ने 4th ऑप्शन दिया, चंद्रबान ने 4 दिया। अच्छा, ज़्यादातर लोग हो गए। इरफान अली ने कहा 1st, ओके, और प्रतिभा यादव ने कहा 4th। इसके अलावा बहुत सारे लोग इसका आंसर 4 दे रहे हैं। तो याद रखना है कि हमें इसमें फॉल्स स्टेटमेंट देखना है। पहला, अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, ऐसा मेमोरी ग्लैंड जो फंक्शनल हो, ये केवल फीमेल में पाई जाती है ना कि मेल में। मेल में नहीं पाई जाती, गलत है। मेल में मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है लेकिन वो फंक्शनल नहीं होती। ओके, वेजाइना इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया, नो, वेजाइना इज द पार्ट ऑफ डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम, एक्सटर्नल जेनिटलिया में तो बेटा वल्वा होता है जिसमें लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, ये सब होता है, हाइमेन होता है, तो ये नहीं होगा। फैलोपियन ट्यूब बेटा बर्थ कैनाल का पार्ट नहीं है, यूट्रस बर्थ कैनाल का पार्ट नहीं है, केवल सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना बेटा बर्थ कैनाल का पार्ट है, तो ये भी गलत। तीनों गलत, ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग। आंसर 4th सही होगा। तो जितने लोगों ने इसका आंसर 4th लगाया, थैंक यू वेरी मच, आप लोग सही पढ़ रहे, बहुत अच्छा पढ़ रहे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 4th, इसे देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन रिगार्डिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल। यूट्रस की डिफरेंट लेयर में क्या क्या बात सही है। यूट्रस आप जानते ही हो, यूट्रस की डिफरेंट लेयर में कौन कौन सी लेयर होती हैं और उनके बारे में क्या क्या सही बात होती है। मायोमेट्रियम हार्बर रिसेप्टर फॉर ऑक्सीटोसिन हार्मोन, क्या ये बात सही है?
एंडोमेट्रियम सेट साइक्लिकली टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन ऑल मैमल, क्या एंडोमेट्रियम टूट करके गिर जाती है और इससे मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं। तीसरा, पेरीमेट्रियम इज एक्सटर्नल मोस्ट थिन मेम्ब्रेनस लेयर, क्या ये सही है। और इस्थमस हैज अ नैरो ल्यूमेन, इस्थमस जो होता है वो नैरो ल्यूमेन इट्स जॉइंट टू द यूट्रस, क्या ये यूट्रस को ज्वाइन करता है, ये बताइए। तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, ऑप्शन दीजिए। यस, जल्दी से। साक्षी सिंह का आंसर आया बी। ओके, ये इनकरेक्ट माना इन्होंने। ओके, हर्षित तिवारी का डी, नूरे सदब का फर्स्ट, जितेंद्र कुमार का 4, महजमीन फातिमा का 4, प्रदीप कुमार का 4, प्रतिभा यादव का 4, प्राची आर्या का बी, निवेदिता शर्मा का बी। वेरी गुड, यानी कुछ लोग इसका 4, कुछ लोग सेकंड, कुछ लोग 4, कुछ लोग सेकंड इसका आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब इसको में कोई ना कोई तो कंफ्यूजन है। आइए देखिए, मायोमेट्रियम हार्बर रिसेप्टर फॉर ऑक्सीटोसिन, एकदम सही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऑक्सीटोसिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और मसल कैसी होनी चाहिए, स्मूथ। स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना ऑक्सीटोसिन का काम है। तो ऑक्सीटोसिन बेटा एक्ट करेगा मायोमेट्रियम में, और वहां पर उसके लिए रिसेप्टर होंगे, एकदम सही है। एंडोमेट्रियम इंसेड इन साइक्लिकली टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन ऑल मैमल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज। नो, हर मैमल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ साइकिल होती है ईस्ट्रस और कुछ होती है मेंस्ट्रुअल। तो याद रखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम रप्चर होकर के गिर रही है, ईस्ट्रस में इसका गिरना बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। तो बेटा ये एंडोमेट्रियम हर बार सेट करे, हर मैमल में सेट करे, ये बात गलत है। पेरीमेट्रियम बाहर की लेयर है, सही है। और इस्थमस एक नैरो पोर्शन है, ये भी सही है। तो रॉन्ग पूछा गया था, तो रॉन्ग इज सेकंड। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 4th लगाया उन्होंने वो गलत आंसर लगाया, इसलिए यस। तो निवेदिता लिख रही नॉट इन में ऑल मैमल, ओनली मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। यस, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल कहां पाई जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है प्राइमेटा नाम के बेटा मैमल में, प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स में 3 एग्जाम्पल हैं, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। तो इस तरीके से सेकंड ऑप्शन गलत होगा, बाकी सही होगा। सही बात है, आगे बढ़ जाइए। चौथे क्वेश्चन के बाद आप 5वें क्वेश्चन पे आए। इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। टारगेट टिश्यू ऑफ LH इज अ ग्राफियन फॉलिकल एंड लेडिंग सेल इन फीमेल एंड मेल रेस्पेक्टिवली, क्या ये बात सही है। दूसरा, FSH डायरेक्टली स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन इन ओवरी, क्या ये बात सही है। FSH स्टिमुलेट स्पर्मियोजेनेसिस, क्या ये बात सही है। LH indirectly stimulate the secretion of testosterone and progesterone in male and female respectively, क्या ये बात सही है। अगर ये सब सही है तो इनमें रॉन्ग क्या है, बताइए रॉन्ग क्या है। मैं आपको आंसर पूछता हूँ। यस, आंसर आना चालू हुए। RP का आंसर 4 है, राम शर्मा का सेकंड, AK का फर्स्ट, प्रदीप कुमार का फर्स्ट, उमेश यादव का फर्स्ट, ओके, प्रिंस कुमार का फर्स्ट, मोहम्मद नदीम का फर्स्ट, अंतिमा यादव का सेकंड, नैन्सी कुमारी का थर्ड। ओके, तो कुल मिलाकर कुछ लोगों ने इसका आंसर फर्स्ट दिया, कुछ लोगों ने सेकंड दिया, कुछ लोगों ने थर्ड दिया, और अभी तक फर्स्ट आंसर के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। ज़्यादातर लोग फर्स्ट आंसर दे रहे हैं। राहुल राव का फर्स्ट, सुप्रिया निषाद का फर्स्ट, नदीम सोहेल का फर्स्ट, सोनू निगम का, अच्छा ये सब लोग अपना फर्स्ट। अच्छा, आलोक मोहन अग्रगरी सेकंड। तो सब लोग अपना अपना आंसर दे रहे हैं। अच्छा, अब देखते हैं। टारगेट टिश्यू ऑफ LH इज अ ग्राफियन फॉलिकल, क्या ग्राफियन फॉलिकल पर LH अटैक करता है। एकदम सही है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल से ही ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन बेटा होगा ग्राफियन फॉलिकल से, इसका मतलब LH रिसीव करेंगे कौन, ग्राफियन फॉलिकल, सही है। एंड लेडिंग सेल इन मेल, तो ग्राफियन फॉलिकल फीमेल में और लेडिंग सेल मेल में, बिल्कुल सही है। लेडिंग सेल में LH गिरता है बेटा, और टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है। याद रखना, LH नाम का हार्मोन दोनों जगह काम करता है। एक तो ग्राफियन फॉलिकल में ओव्यूलेशन कर देता है, और LH अगर लेडिंग सेल में काम करेगा तो टेस्टोस्टेरोन बनाता है। तो पहला ऑप्शन सही है, मेल और फीमेल सही है। दूसरा, FSH डायरेक्टली स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ओवरी, नो, डायरेक्टली कभी स्टिमुलेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि FSH जो एक्ट होगा वो फॉलिकल में एक्ट होगा, फॉलिकल में,
और फॉलिकल प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी बनेगा। और जब फॉलिकल प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्सरी बनने लगेंगे तो इनमें थीका बनना चालू होगा। और थीका दो प्रकार के, एक्सटर्ना और इंटरना। और ये थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना में जो इंटरना है ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा। तो याद रखना, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन एफएसएच के इनडायरेक्ट कंट्रोल में। एफएसएच तो फॉलिकल को एक्टिवेट करता है, एफएसएच का फुल फॉर्म ही है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी में चेंज कर सकता है। तो दूसरा गलत। तीसरा, एफएसएच स्टिमुलेट स्पर्मियोजेनेसिस, बिल्कुल सही है। ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन में से है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन में दिखा गया है कि एफएसएच स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है, बिल्कुल सही है। और एलएच इनडायरेक्टली स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल सही है। एलएच जब भी लेडिंग सेल में काम करेगा टेस्टोस्टेरोन निकालेगा एंड प्रोजेस्टेरॉन इन मेल एंड फीमेल। और एलएच जब भी बेटा ग्रेफियन फॉलिकल में काम करेगा ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन होने के बाद यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। और जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा तो इस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन नाम का मटेरियल बाहर निकलेगा। और इसका मतलब है प्रोजेस्टेरॉन निकालना एलएच का इनडायरेक्ट काम है। तो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो सर गलत क्या है? गलत है सेकंड, सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। इसलिए पांचवें का सेकंड ऑप्शन विल बी रॉन्ग ऑप्शन। और रॉन्ग पूछा गया था। पांचवें के बाद छठा क्वेश्चन, जल्दबाजी मत किया कीजिए, क्वेश्चन को पढ़ा करिए। जब आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो इसलिए आप लोग तभी इसका जवाब सही रख कर पाएंगे। ओके, तो आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर oogenesis? oogenesis के लिए क्या सही है बताइए। फॉर्मेशन ऑफ थीका स्टार्ट इन सेकेंडरी फॉलिकल, क्या ये सही है? द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड एज जोना पेलोसिडा सराउंडिंग इन सेकेंडरी फॉलिकल, क्या सेकेंडरी फॉलिकल में जो सेकेंडरी oocyte है उस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ जोना पेलोसिडा बनती है, क्या ये सही है? ओके, इन ओव्यूलेशन secondary oocyte release from the Graafian follicle after completing meiosis second due to LH surge. In ovulation secondary oocyte release हो रहा है from Graafian follicle after completing meiosis second due to LH surge. क्या ये बात सही है? क्या oocyte secondary oocyte निकल रहा और या फिर all? क्या इसमें सब गलत है? आंसर ये बताइए। ओके, अंतिमा यादव, ओके, रिसु 4, ओके, राजकुमार 3rd, प्रदीप कुमार 4, नदीम सुहेल 4, ओके, ज्योतिका चौधरी 4, बिलाल अहमद 4, मुजफ्फर अंसारी 4। तो ज़्यादातर लोगों का आंसर इसका 4 आ रहा है। ओके, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बोल रहे सारी बातें ट्रू हैं, ऐसा है क्या? मैं देखता हूँ। आप लोगों ने क्वेश्चन ना पढ़ने का मन बना रखा है, इसलिए मैं कितना भी जिद करूं कि क्वेश्चन सही से पढ़ो, सही से पढ़ो, नहीं पढ़ते हो, बेवकूफ हो। देखो, फॉर्मेशन ऑफ थीका स्टार्ट इन सेकेंडरी फॉलिकल एकदम सही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलोसिडा एकदम सही है। सराउंडिंग द सेकेंडरी फॉलिकल, नो, ये सेकेंडरी फॉलिकल में नहीं होता, ग्राफियन फॉलिकल में होता। जा करके एनसीईआरटी पढ़ो और ये आपका होमवर्क है। यानी जोना पेलोसिडा बनना चालू होता है टर्सरी या फिर ग्राफियन फॉलिकल में, नॉट इन सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल में कभी भी सेकेंडरी oocyte नहीं पाया जाता, सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte पाया जाता है। इसलिए याद रखना ये तो गलत है। ओके, in ovulation secondary oocyte release from the Graafian follicle after completing meiosis second। पागल हो तो, meiosis second complete होती है after fertilization या फिर fertilization के दौरान, during fertilization। meiosis second complete नहीं होती, meiosis first complete होती है at the time of ovulation। at the time of ovulation meiosis फर्स्ट हैज बीन कंप्लीटेड, ये कंप्लीट होती है। तो आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या लिखा है, बस मुंह उठाया और बोल दिया, और इस तरीके से ये भी गलत हो गया। तो दूसरा गलत, तीसरा गलत, सही पहला। तो छठे क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट होगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, जब मैं 10 का दम पढ़ाऊं, जब मैं 10 के दम के क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं,
तो आप लोग उन क्वेश्चन के ऑप्शन को सही से पढ़ा करो, आंसर थोड़ा सोच के दिया करो। जल्दबाजी में देने वक्त आपके ज़्यादातर आंसर गलत होते हैं और इस तरीके से इसीलिए पहला ऑप्शन सही है, एकदम सही है। तो वर्षा पोरवाल ने कहा फर्स्ट होगा। यस वर्षा पोरवाल जी, आपका आंसर सही है। साफिया सदीकी ने फर्स्ट कहा, ये भी सही है। आशीष राठौर बोलते हैं यार आप लोगों के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज क्यों हो जाते हैं। नहीं राठौर साहब, ये किसी के अकॉर्डिंग आंसर चेंज नहीं हो रहा है। आंसर ये क्वेश्चन के हिसाब से दिए गए हैं और उस हिसाब से काम करिए। अगर आपको कुछ बात लग रही है तो तुमको मालूम है कि सर अगर आप किसी चीज़ में दिक्कत लग रही है तो ये मेरा नंबर है 9319055284। इस पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे क्वेश्चन का आंसर समझ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। घबराइए मत, मैं क्वेश्चन केवल थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आने की ज़रूरत है, आपको टॉपिक ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। नाउ द सेकेंड पीक इन एस्ट्रोजन सिंथेसिस, एस्ट्रोजन सिंथेसिस की, एस्ट्रोजन रिलीज की या एस्ट्रोजन सिंथेसिस की सेकेंड पीक जो आती है वो कब आती है। याद रखना, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन दैट इज अराउंड 12 to 13 days, आफ्टर ओव्यूलेशन अराउंड 20 to 25 days, जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन 15 से 17 दिन के बीच में, टू ऑफ द अबव। याद रखना ये क्वेश्चन ग्राफ का क्वेश्चन है और इस ग्राफ के क्वेश्चन में आपको 28 दिन बताए गए हैं, जिनमें से ये 14वां दिन है, ये पहला दिन है और ये 28वां दिन है। इन 28वें दिन में आपको ईस्ट्रोजन की 2 पीक मिल रही हैं। उन 2 पीक के बारे में क्वेश्चन है, ऐसा कुछ मिल रही हैं, 2 पीक मिल रही हैं, ऐसा कुछ मिल रही है। दूसरी पीक कब मिल रही है वही क्वेश्चन है, वो अगर आपको देखना आता है तो बताओ। जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन 12 से 13 डेज, आफ्टर ओव्यूलेशन अराउंड 20 to 25 डेज, जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन 15 से 17 दिन, टू ऑफ द अबव। यस, उमेश यादव ने बोला सी होगा, दैट इज जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन। नो। इसके अलावा हर्षित तिवारी ने थर्ड बोला, मोहम्मद नदीम ने सेकंड बोला, ओके, रिसु निषाद ने सेकंड बोला, साक्षी सिंह ने सेकंड बोला। यस, आज जाकर के इस क्वेश्चन को दोबारा लगाइएगा और समझने की कोशिश करिएगा, वरना मामला बिगाड़ोगे तुम लोग। एस्ट्रोजन की 2 पीक आती हैं। एक पीक आती है फर्स्ट पीक, इट इज फर्स्ट पीक, इट इज सेकेंड पीक। जो फर्स्ट पीक आती है वो जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, 14 दिन के ठीक पहले, तो यानी कि 12 से 13वें दिन के बीच में फर्स्ट पीक आती है। पर मैंने सेकंड बेटा पीक पूछी और सेकंड पीक आती है बेटा 20 दिन के बाद, 22 से 25 दिन के बीच में। तो याद रखना, आफ्टर ओव्यूलेशन अराउंड 22 to 25 डेज, 22 से 25 दिन के बीच में सेकंड पीक आती है। इसका आंसर यही होगा। जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन जो पीक आ रही है वो बेटा किसकी पीक आ रही है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन की पीक ओव्यूलेशन के तुरंत बाद आती है, यानी ये थर्ड लाइन प्रोजेस्टेरॉन के लिए ठीक है। फर्स्ट लाइन एस्ट्रोजन की फर्स्ट पीक के लिए सही है और सेकंड लाइन बेटा एस्ट्रोजन की सेकंड पीक के लिए सही है। थर्ड लाइन प्रोजेस्टेरॉन के लिए सही है और हमने सेकंड पीक पूछा तो सेकंड ऑप्शन होगा, इसलिए 7वें का सेकंड आंसर होगा। वर्षा पोरवाल, आपने प्रोजेस्टेरॉन क्यों लिखा? मैंने प्रोजेस्टेरॉन पूछा ही नहीं है, मैंने प्रोजेस्टेरॉन नहीं पूछा, मैंने एस्ट्रोजन पूछा है। एस्ट्रोजन की सेकंड पीक कब आएगी? पहली पीक आएगी 12 से 13 दिन के बीच में, 14वें दिन के बीच में, यानी ओव्यूलेशन के ठीक पहले। और दूसरी पीक जो आएगी वो आएगी 20 से 22 दिन के बीच में, 20 से 25 के आसपास के दिन के बीच में। और ये आप डायग्राम से देखिए। नाउ दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। एनसीईआरटी में मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते वक्त ग्राफ जरूर पढ़ के जाएं और ग्राफ में जो भी बेटा हार्मोन की पीक दी गई है वो जरूर पढ़ के जाएं। खैर, 7वें क्वेश्चन के बाद आपके सामने 8वां क्वेश्चन आया, ध्यान से दें। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवेरियन हार्मोन अटेन इट्स पीक जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन? इनमें से कौन सा ओवेरियन हार्मोन है जो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन मतलब 14वें दिन, 14वें दिन के ठीक पहले पीक लेता है? कौन सा हार्मोन है? यस, LH, FSH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। आंसर बताइए। यस, ये क्वेश्चन इसलिए आप लोग बता पा रहे हैं क्योंकि इसको मैंने ठीक पहले आपके सामने एक्सप्लेन किया।
ठीक पहले एक्सप्लेन किया। यस देखिए कुछ लोग फिर भी फंस गए। सुप्रिया निसार जी इसका आंसर बोल रही LH। मैं आपको बता दूं LH एंड FSH दीज आर द हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी के हार्मोन है। LH भी बेटा जस्ट बिफोर बढ़ता है, किसके बिफोर बढ़ता है? जस्ट बिफोर बढ़ता है, ओव्यूलेशन के जस्ट बिफोर बढ़ता है। लेकिन दीज आर द हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी। एस्ट्रोजन भी बढ़ता है और हमें एस्ट्रोजन का क्वेश्चन पूछना चाहिए क्योंकि एस्ट्रोजन इज अ ओवेरियन हार्मोन। और हमने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ओवेरियन हार्मोन अटेन इट्स पीक जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के ठीक पहले कौन सा ओवेरियन हार्मोन है जो पीक लेता है? तो इसका आंसर होगा एस्ट्रोजन। कुछ लोगों ने LH लगाया होगा। यस LH का भी पीक बेटा ओव्यूलेशन के ठीक पहले बढ़ता है, लेकिन LH इज अ पिट्यूटरी हार्मोन और मैंने ये क्वेश्चन पूछा था ओवेरियन हार्मोन का। तो 8वें का तीसरा आ गया। 8वें के बाद आपके सामने क्वेश्चन आता है 9वां। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। विच इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है? आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म इन सेकेंडरी oocyte, चेंज इन जोना पॉलिसिडा कंफर्म द मोनोस्पर्मी। क्या ये सही है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस टू द ओवम सेकेंडरी oocyte रिजल्ट इनटू डेवलपमेंट ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट। क्या ये सही है? सेकेंड जर्म लेयर mesoderm appear between ectoderm and endoderm after implantation and gastrulation। क्या ये सही है? और या तीनों सही है यानी ऑल ऑफ देम, क्या चारों सही हैं? इसका आंसर दबा दीजिए। विवेक सिंह ने आंसर दिया 3rd सही है। नैन्सी कुमारी ने बोला 4, चारों सही हैं। शिवम राव ने बोला 4। अच्छा एक बीच में नीट नाम से कोई बच्चा है जो बार बार मुझे मैसेज कर रहा है, यू आर द बेस्ट टीचर, रेगुलरली वॉच योर स्पार्क रिवीजन, प्लीज ऑल्सो डू रिवीजन फॉर द 11th स्टैंडर्ड एंड 3rd and 4th and 5th यूनिट। देखिए आप जो भी हैं थैंक यू वेरी मच कि आपने ऐसा बोला कि मैं ठीक टीचर हूँ, अच्छा टीचर हूँ, मुझे ज़्यादा बड़ाई सुनने की आदत नहीं, थैंक यू, लेकिन फिर भी आपके शब्दों के लिए। दूसरा, ये जो स्पार्क सीरीज़ है इसको हम लोगों ने ऑफलाइन शुरू किया था, तो हम लोग इसको ऑफलाइन करा रहे थे। ये पेड सीरीज थी और इसको हम लोगों ने ऑफलाइन रिवीजन चालू किया था। पर जब ऑफलाइन रिवीजन चालू किया तो कोरोना आ गया, इसकी वजह से हमको उसे ऑनलाइन करना पड़ा और ओपन फॉर ऑल। तो जिनकी भी स्पार्क सीरीज चल रही थी उनके लिए हमने पहले से ही फर्स्ट और दोनों यूनिट करा दिए। तो स्पार्क ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। इकोलॉजी के वीडियोस आज से मिलने लगेंगे आपको, उससे इकोलॉजी भी ठीक हो जाएगी। इकोलॉजी के वीडियो स्पार्क में आज से मिलने लगेंगे। खैर आप अपने क्वेश्चन में आइए। यस आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, क्या ये मोनोस्पर्मी करता है? तो कुछ लोगों का आंसर 1 और कुछ लोगों का 2 है। पहली बात तो मैं आपको ट्रू स्टेटमेंट बताने की कोशिश कर रहा हूं। फ्यूजन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस टू द ओवम और सेकेंडरी oocyte नहीं, जब बेटा फर्टिलाइजेशन होने जा रहा होता है उस समय पर ओवम इज नॉट सेकेंडरी oocyte, इट इज oocyte। उस समय वो oocyte कहलाता है क्योंकि उसकी मियोसिस सेकंड पूरी हो चुकी होती है, और जब मियोसिस सेकंड पूरी हो चुकी होती है तो वो oocyte कहलाता है। इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी लाइन, ये एनसीईआरटी लाइन से बेटा बनाया गया क्वेश्चन है। तो याद रखना ओवम कह सकते हो लेकिन वो सेकेंडरी oocyte ना होकर oocyte होता है, तो ये तो गलत है। द सेकेंड जर्म लेयर मीजोडर्म जो होती है वो सेकेंड जर्म लेयर नहीं होती, ये 3rd जर्म लेयर होती है। यस मीजोडर्म इज अ 3rd जर्म लेयर, तो ये भी बेटा गलत हो गया। सेकेंड गलत, 3rd गलत। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू सेकेंडरी oocyte चेंज इन जोना पेलुसिडा कंफर्म द मोनोस्पर्मी, यानी एक स्पर्म अगर अंदर घुस गया तो जोना पेलुसिडा बाकी स्पर्म को अंदर नहीं घुसने देती ताकि केवल एक स्पर्म घुसे और मोनोस्पर्मी हो, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट सही है। ट्रू स्टेटमेंट केवल फर्स्ट है, बाकी सब गलत था। तो जिन लोगों ने भी आंसर किया बाकी सब लोगों का गलत था। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन देखिए और अच्छे से एंजॉय करके इसे पढ़िए। बताइए फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज पॉजिटिव रेगुलेशन रिफ्लेक्स, negative reflection reflex, negative endocrinal reflex induced by developed fetus and placenta, neuroconduct endocrinal reflex induced by posterior pituitary hormone oxytocin only। यस इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। शिवम पाल का अंगूठा आ गया, दिखा दिया।
ओके, विवेक सिंह फर्स्ट, मोहम्मद नदीम फोर्थ, विकास वर्मा थर्ड, प्रतिभा यादव 4, रामी गुप्ता 4, आलोक मोहन अग्रवाल थर्ड, पलक थर्ड, वर्षा पोरवाल 4, अमित थर्ड, प्रतिभा यादव 4, नैन्सी कुमारी फर्स्ट। कुल मिलाकर के सब लोग ट्राई कर रहे हैं, गुड। तो अब क्या होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये मम्मा का पेट है, ये वॉर्म है, और ये बेबी हमने मान लिया ये बेबी है। बेबी मम्मा के साथ जुड़ा हुआ है बाया प्लेसेंटा, ये रहा प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन निकले, प्लेसेंटा से, और बेबी पूरी ग्रो कर गया, यानी फीटस। इन दोनों ने मिलकर के सिंपल सिंपल कॉन्ट्रैक्शन चालू किए। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन चालू हुए, याद रखना कॉन्ट्रैक्शन चालू हुए, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने लगा तो ये बात पहुंची पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने यहां पर एक हार्मोन छोड़ा, नाम है ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन यूट्रस पे काम किया। अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, क्यों पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन निकाला? क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई यूट्रस की, तो मसल जितना कॉन्ट्रैक्ट होंगी उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा। तो ऑक्सीटोसिन जितना निकला मसल उतनी और ज्यादा कांटेक्ट हुई। एक याद रखना, मसल कांटेक्ट हुई तो ऑक्सीटोसिन निकला, ऑक्सीटोसिन निकला तो मसल कांटेक्ट हुई। तो जितना ज्यादा मसल कांटेक्ट होगी ऑक्सीटोसिन उतना ज्यादा निकलेगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन दूसरे कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता जाएगा, यानी एक काम दूसरे काम को बढ़ाता जाएगा। यस, इट इज अ पॉजिटिव रेगुलेशन, बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव रेगुलेशन है। तो पहली बात तो निगेटिव रेगुलेशन हटा दो, ये दोनों निगेटिव रेगुलेशन चलेंगे, ये तो नहीं हो सकते। पॉजिटिव रेगुलेशन सही है। फिर इन्होंने बोला न्यूरो एंडोक्राइनल रिफ्लेक्स इंड्यूस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ओनली। नहीं, इस न्यूरो एंडोक्राइन फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में यस फीटस का भी रोल है, यस, और बेटा प्लेसेंटा का भी रोल है, फीटस प्लेसेंटा और पिट्यूटरी का भी रोल है। तो फोर्थ भी गलत, यानी सेकंड गलत, थर्ड गलत, फोर्थ गलत, केवल सही है फर्स्ट, पॉजिटिव रेगुलेशन रिफ्लेक्स। सो जिन लोगों का यह आंसर फर्स्ट था सही था। अब सारे लोग मुझे बोलकर बताएं कि किन लोगों का आंसर 10 में 10 सही है, या फिर कितने लोगों के कितने सही हैं। अरे नहीं नीट बाबू, तुमने बोला कि ओके टेक फीस बट प्लीज कंप्लीट ऑनलाइन। नहीं बेटा, फीस की बात नहीं है, आपने गलत समझा। फीस की वजह से मैं नहीं कर रहा हूं कि मैं इसे ऑनलाइन नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है बेटा, मैं 11th क्लास की एनसीईआरटी को पूरा पढ़ा चुका। अगर आपको फिर भी 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है तो बेटा मेरे पास ऑनलाइन वीडियोस उसके नहीं है, बनाने पड़ेंगे, और बनाने पड़ेंगे इसके लिए मुझे एक अलग से सेशन चालू करना पड़ेगा। और बच्चे, अगर मुझे ये 11th क्लास के लिए अलग से सेशन चालू किया तो मैं आपको ज़रूर इन्वाइट करूँगा, आप आइए पढ़िए। नहीं तो मैं इसके बाद से कुछ क्वेश्चंस की सीरीज ट्राई करने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी इसके बाद स्पार्क के बाद मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चालू करने जा रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन है जिनसे आपके आगे आने वाले समय में 100 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आने वाले हैं। सो मेरा ये तरीका है कि मैं अब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा कराऊँ स्पार्क कंप्लीट करने के बाद। सो ठीक है, तो कुछ लोगों के 6 सही हुए, प्रिंस चौधरी के, सोनू सिंह के 7 सही हुए, राधे के 6 सही हुए, प्राची के 8 सही हुए, मोहम्मद मुसलिन के 9 सही हुए। मैं तब तक आंसर नहीं देख पाया, बताइए 10 में से 10 किसी के सही हुए? MS के 9 सही हुए, वेरी गुड। राजकुमार बिंद के 6 सही हुए, चंद्रभान पटेल के 8 सही हुए। ओके ओके, शत्रुघ्न तिवारी ने कहा प्लीज़ इकोलॉजी कंप्लीट करवा दीजिए। सर इकोलॉजी ऑलरेडी बेटा कंप्लीटेड है, और उसके वीडियो भी आपको मिल रहे हैं, कॉन्टीन्यूअस मिलेंगे। आज के बाद से इकोलॉजी के वीडियोस आपको मिलना चालू होंगे, ठीक है बेटा। 10 कदम कब तक चलेगा ये सीरीज? बेटा ये 3 सितंबर तक सीरीज चलेगी। मुझे मज़ा आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। ओके, और एक और बात है, क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, आप ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन कैसे हैं। और 9319055284 पर आप मैसेज कर सकते हैं फॉर दिस क्वेश्चन PDF। इस क्वेश्चन की अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे यहाँ मैसेज कर देंगे। सो
बहुत मज़ा आ रहा मुझे, राम जी मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। टेक केयर, गुड लक। और कल याद रखना, कल हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ से और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन बनाएंगे। तो बॉटनी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और जूलॉजी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ओके, सो टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। ओके।